Hello, I am Shahnawaz and today we are starting the new chapter gravitation, and in this part 1 video lecture we will discuss one of the most basic topic of this chapter, gravity and gravitational force. सो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे टॉपिक हैं या ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जो हमसे हर पल जुड़े हुए हैं या हमसे हर पल कनेक्टेड हैं। अगर आज हम अर्थ पर या ज़मीन पर या फ्लोर पर खड़े हैं या फ्लोर के या ज़मीन के टच में हैं तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशन। आप ये एज्यूम करिए कि अगर सपोज़ ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम और हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हवा में उड़ते हुए नज़र आते। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि हम और हमारे सराउंडिंग्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ से कनेक्टेड हैं, अर्थ पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हैं। सो एक्चुअली कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो आपने देखे होंगे। सपोज अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट always come towards earth down. A body dropped from the height always come towards the down. जब भी आप किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं या ड्रॉप करते हैं तो हमेशा वो अर्थ की तरफ ही आती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो ऊपर की तरफ जाए, वो सिर्फ नीचे की तरफ ही क्यों आती है। आपने किया होगा कभी, आपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका होगा, तो ऊपर की तरफ जब आपने उसे फेंका तो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद वो वापस फिर से नीचे आने लगता है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downward. ऐसा क्यों होता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सन के अराउंड विदाउट एनी सपोर्ट किस तरह से पॉसिबल है रिवॉल्व होना। बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ हवा में इस तरह से तैरते हुए वो रिवॉल्व हो रहे हैं और एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल। और हाउ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और मून कैसे रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, हाउ इट इज़ पॉसिबल विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में ज़रूर आते होंगे। सो मैं आपको बता दूँ, इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन क्या होता है बेसिकली। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन को शुरू करने के पहले तो हम बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या है बेसिकली। ये जितनी भी बातें अभी हमने कही कि बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और वो नीचे की तरफ आ रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका और फिर वो ऊपर जाने के बाद फिर अगेन नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर जो प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं, इन सारे केसेस में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जिसने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। या सिंपल वे में ऐसा कहूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया था तो जब वो नीचे की तरफ आया तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई फोर्स अपीयर हो रहा है, किसी तरह का कोई अट्रैक्शन अपीयर हो रहा है। ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली। सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो फीचर है, यही कहलाता है ग्रेविटी। सो वी कैन से ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। Gravity is one of the most basic characteristic in the universe. It plays a fundamental role not only in the structure of our solar system but also in the way objects behave on the earth. ये जो ग्रेविटी है ये सिर्फ उस सोलर सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है, ये अर्थ पर भी एप्लीकेबल है। इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ से कनेक्टेड हैं, इट इज़ ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी। सो अ नेचुरल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी कैसे आए बेसिकली एक तरह का नेचुरल फोर्स डिफाइन कर रहा है, एक तरह का नेचुरल फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है जिसने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मून नज़र आ रहा है, ये मून भी बेसिकली क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। सो यही एक रीज़न है बेसिकली, इट कीप्स द मून ऑर्बिटिंग, इट होल्ड्स द स्टार्स टुगेदर। क्लियर, इतने सारे स्टार्स को टुगेदर करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा गैलेक्सी के बारे में, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि गैलेक्सी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। ये सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो मोशन में हैं और मोशन में होने के बाद भी एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। ठीक है,
So how it is possible they are not striking or colliding with each other? It is only due to the gravity of the planets. So गैलेक्सी इट बाइंड्स गैलेक्सीज टुगेदर फॉर द बिलियंस ऑफ ईयर, और ऐसा अभी से नहीं हो रहा है, ऐसा बिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है और आगे भी बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता रहेगा. प्रिवेंट्स द प्लेनेट फ्रॉम लूजिंग देयर एटमॉस्फेयर, नहीं हो पा रहा है कि कोई भी प्लेनेट ने अपनी जगह को छोड़ा हो या अपने पर्टिकुलर पाथ से वो डिस्टर्ब हुआ हो, वो हमेशा अपने अपने पाथ में सारे के सारे मोशन कर रहे हैं. सो ये सारा की सारा जो फिनोमिना है, ये सारा की सारा फिनोमिना इट इज़ ओनली ड्यू टू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली एक फोर्स को डिफाइन कर रही है और दिस फोर्स इज़ बेसिकली कॉल्ड द ग्रेविटेशन. सो वी कैन से ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स in the universe. Gravitation may be the attraction of object by the earth. So I hope you cleared. Gravity is a characteristic. Gravity एक तरह का फीचर है किसी प्लेनेट का जिसने जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या उस प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहा है वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या उसे नॉर्मली ग्रेविटेशन भी कहा जाता है. क्लियर. सो ग्रेविटेशन की बात जब भी होती है तो न्यूटन की एक स्टोरी की बात ज़रूर होती है, या एक ऐसी हैपनिंग थी, एक ऐसा इवेंट हुआ, ठीक है, या एक ऐसा इंसिडेंस था जहाँ से ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई. एक बार मिस्टर न्यूटन, सर इसाक न्यूटन, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उस पेड़ से एक एप्पल नीचे की तरफ गिरा. जैसे ही मिस्टर न्यूटन ने उस एप्पल को देखा तो उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया. ये नीचे की तरफ अगर गिरा है इट मीन्स कि अर्थ ने इसे अट्रैक्ट किया है. अगर अर्थ ने इस एप्पल को अट्रैक्ट किया है तो डेफिनेटली और भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी. अब अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली अगर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो क्या अर्थ ने मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है. अब अगर मून को भी अर्थ ने अट्रैक्ट कर रखा है तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एप्पल के लिए है वही मून के लिए भी है. ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आए और फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, और ये जो रिसर्च थी यही शुरुआत थी ग्रेविटेशन के इन्वेंशन की. क्लियर. सो वी कैन कंटिन्यू. इट इज़ सेड दैट व्हेन द न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम. The fall of an apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both cases? He explained that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. So finally न्यूटन ने जो अनुमान लगाया वो ये लगाया कि जितना जो फोर्स एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है वही फोर्स जो है उसने मून को अट्रैक्ट कर रखा है अर्थ की तरफ. ये दोनों ही फोर्स एक ही टाइप के हैं और इन दोनों फोर्स को एक नाम दिया गया, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अब अगर मून की बात हम करते हैं कि मून अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो मून अर्थ की तरफ आ क्यों नहीं रहा. मून तो एक पर्टिकुलर सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से. सो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि बेसिकली मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाए. यहाँ पर मिस्टर इसाक न्यूटन ने कहा एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो मून का ऑर्बिट है एक सर्कुलर ऑर्बिट जो अर्थ के अराउंड वो सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व हो रहा है. सो एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड द अर्थ. हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ऑर्बिट में मून अर्थ की तरफ आना चाहता है, अर्थ की तरफ आना चाहता है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ इट गोइंग ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है. हर पर्टिकुलर पॉइंट पर मून अर्थ की तरफ आना चाह रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा, वो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड. इट मीन्स कि हर पॉइंट पर वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ. ठीक है. आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक एक्टिविटी से. सपोज आप कंसिडर कीजिए, टेक ए पीस ऑफ थ्रेड. आपने एक थ्रेड लिया, एक स्ट्रिंग ली, एंड टाई अ स्मॉल स्टोन एट द वन एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हर्ल इट राउंड. क्लियर.
आपने एक स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ली या एक थ्रेड लिया, उसके एक सिरे से आपने किसी स्टोन को बांध दिया और दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ा और अब इसे आपने अपने चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, आपने ये एक्टिविटी की होगी कभी, या अगर नहीं की तो आप करके देखिएगा। जब आप इस स्टोन को इस तरह से घुमा रहे होते हैं तो ये स्टोन बेसिकली एक तरह का स्ट्रिंग की वजह से एक फोर्स महसूस करता है, या इस स्ट्रिंग का, इस रस्सी का जो टेंशन होता है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर स्टोन को अंदर की तरफ खींचता है। सो ये दो जो इंटरनल फोर्स है इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो अगेन, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, सपोज आपने थ्रेड को रिलीज नहीं किया, अभी आपने थ्रेड को पकड़ा हुआ है और अभी आप इसे घुमा रहे हैं। द स्टोन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ, स्टोन कैसा घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, विद द सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जैसे आपको याद आ रहा होगा, हमने जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, सो सबसे जो लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन, उसमें हमने बताया था कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है सो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, वो हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होती है। जैसे सपोज अगर ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट जो बेसिकली एक लाइन होगी जो किसी सर्कुलर पाथ के एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही होती है। सो हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी कोई डिवाइस होगी या जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा, सो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा टेंजेंट टू द कर्व होगी, सीधी डायरेक्शन में होगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हर पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखते तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कुछ और होती। क्लियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती, चेंज हो रही है यहाँ पर। सो जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन द वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, हमें पता है। सो द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स change in the velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. Clear। एक ऐसा फोर्स जो इस एक्सेलरेशन को मेंटेन किए हुए है, ठीक है, और बॉडी को इस पर्टिकुलर सेंटर के अलोंग स्ट्रेच करके रखा हुआ है, इस फोर्स को हमने क्या कहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर सपोज ये फोर्स नहीं हो, इट मीन्स कि आपने इस थ्रेड को रिलीज कर दिया, इस थ्रेड को आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जो स्टोन होगा ये सीधी सीधी लीनियर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, जब भी आप इस तरह से घुमाते हुए जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो अब आपका स्टोन सर्कुलर मोशन ना करते हुए कैसा करेगा, लीनियर मोशन करेगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट मोशन ही करना शुरू कर देगा। ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स स्टोन लाइज ऑफ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। क्लियर। सो हमेशा वो जो स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। सो इसी तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं मून की मोशन अराउंड द अर्थ की, तो इसका रीज़न यही होता है क्योंकि अर्थ ने मून को अपनी तरफ एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट किया हुआ होता है, और इसी रीज़न की वजह से मून स्ट्रेट मोशन ना करते हुए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है। और यही थ्योरी अप्लाई होती है सभी प्लैनेट्स के लिए भी जो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। अब लेट्स कम बैक टू द एप्पल अगेन। जब मिस्टर न्यूटन ने एप्पल को देखा या एप्पल को गिरते हुए देखा तो उनके मन में जो ख्याल आया कि बेसिकली अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, सो न्यूटन का ही थर्ड लॉ था एक्शन का रिएक्शन, कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, ऑलवेज द फोर्स एग्जिस्ट इन द पेयर, कि हमेशा जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है तो हमेशा वहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी होता है। सो यहाँ पर एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जब भी अगर अर्थ इस पर्टिकुलर एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्या यहाँ पर कोई दूसरा रिएक्शन फोर्स भी था, तो डेफिनेटली रिएक्शन फोर्स तो होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ही कहता है ये। तो ऐसा क्या रीज़न था कि अर्थ ने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो एप्पल अट्रैक्ट होकर मोशन करने लगा अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ ने एप्पल की तरफ मोशन नहीं किया।
अर्थ खुद अट्रैक्ट होकर एप्पल की तरफ क्यों नहीं गई, जबकि यहाँ पर फोर्स तो था। सो न्यूटन का सेकंड लॉ इसको शो करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको याद आ रहा होगा एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। क्लियर। सो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इट मीन्स एक्सेलरेशन किसे डिफाइन कर रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी को। सो जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, और जितना कम मास होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली अगर हम अर्थ और एप्पल की बात करें तो कंपैरेटिवली अर्थ का जो मास है विथ रिस्पेक्ट टू एप्पल वो तो इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ का मास कैसा है, अर्थ का मास इन कंपैरिजन टू एप्पल कैसा है, इन्फिनिट, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में अगर मैं मास की वैल्यू इन्फिनिट पुटअप कर दूँ तो 1/इन्फिनिट क्या होता है, ज़ीरो। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़ीरो। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो है, इट मीन्स वेलोसिटी में चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज नहीं है, इट मीन्स कि अर्थ जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में है, इट मीन्स कि ज़ीरो वेलोसिटी पर है। सो यही एक रीज़न है कि बेसिकली अर्थ अट्रैक्ट तो होती है एप्पल की तरफ लेकिन मोशन नहीं करती, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एप्पल। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द second law of motion, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of the object. Clear. The mass of the apple is negligibly small as compared to that of the earth, so we do not see the earth moving towards the apple. Clear. और extend the same argument for why the earth does not move towards the moon, और यही argument जो है वो इसलिए भी applicable होता है कि अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली हम देखें तो मास ऑफ द अर्थ इज़ बेसिकली 82 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून है। यही एक रीज़न है कि जब भी जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, ना कि अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व होती है। क्लियर। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। अब अगर इसी तरह से हम सोलर सिस्टम की बात करें, सो सोलर सिस्टम में सन का जो मास होता है या सन का जो साइज़ होता है वो अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। वो तो यही एक रीज़न होता है कि सारे सिस्टम प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। सो इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, एंड न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट मोशन सभी का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उनके मासेस पर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू लर्न अ लॉट। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग द फर्दर क्यूरीज तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।